Hi everyone, this is प्रीति चौधरी. वेलकम टू कोजेंट आईएएस. कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत है. कोजेंट आईएएस पे हम कर रहे हैं पॉलिटी का एक क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं संविधान के विभिन्न भागों के बारे में. संविधान के भाग 1 में हमने पढ़ा था संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में. भाग 2 में हमने बात की थी नागरिकता के बारे में. आज हम बात कर रहे हैं भाग 3 के बारे में, जिसमें हम आर्टिकल 15 तक बात कर चुके हैं. हमने पढ़ा है मौलिक अधिकारों में हमने बात की कि राज्य क्या होता है, राज्य के अंदर आने वाले जो क्षेत्र हैं, राज्य के अंदर आने वाली जो संस्थाएं हैं, जो प्राधिकरण हैं, उनके बारे में हमने बात की. साथ ही हमने बात की न्यायपालिका को मिलने वाले जुडिशियल रिव्यू के बारे में, उसकी जो न्याय पुनर्विलोकन शक्तियां हैं उसके बारे में हमने बात की. हमने बात की विधियों के समान संरक्षण और विधियों की समता के बारे में. साथ ही हमने बात की कि कैसे राज्य सामाजिक समानता लाने के लिए विभिन्न प्रयास करता है, कौन कौन से प्रयास करता है, उसके बारे में हमने बात की. आर्टिकल 15 तक हम कर चुके हैं. आज हम फंडामेंटल राइट्स में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 16 के बारे में. हम बात करेंगे आरक्षण के बारे में, लेटेस्ट आने वाले ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में. हम बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं. साथ ही हम देखेंगे कि उदारवाद का आरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ा है. सो स्टार्ट करते हैं. हम कर रहे हैं भाग 3 फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स को हम पढ़ रहे हैं. देखिए, हमने जाना था कि मूल अधिकार मूल क्यों होते हैं. हमने इसके बारे में बात की थी, क्योंकि मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार क्या करते हैं कि लोगों का, व्यक्तियों का, नागरिकों का सर्वांगीण विकास करते हैं. उनका सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास करते हैं, आध्यात्मिक विकास करते हैं. इसलिए मूल अधिकारों को मूल बोला जाता है, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल बोला जाता है. हमने कल देखा कि कैसे राज्य सामाजिक समानता लाने के लिए विभिन्न प्रयास करता है. महिलाओं के लिए, बच्चे बुजुर्गों के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए अलग अलग कानून लाता है. उसको समानता में लाने के लिए, विकास का जो मेन स्ट्रीम है उसमें लाने के लिए अलग अलग प्रयास करता है. आज हम उसी के पैरेलल एक बात करेंगे आर्टिकल 16. आर्टिकल 16 में क्या बात की गई है उसके बारे में हम बात करेंगे. देखिए, आर्टिकल 16 कहता है, आर्टिकल 16 में कह रहा है संविधान के भाग 3 में कि राज्य के तहत कभी किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के अवसर की समानता होगी. सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी. सो हमें यहां से ये तो पता लग जाता है कि जो आर्टिकल 16 है वो व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, वो केवल नागरिकों को प्राप्त है. हमने देखा था कि व्यक्ति और नागरिक में क्या डिफरेंस होता है. नागरिक वो है जिसे भारतीय नागरिकता प्राप्त है, और व्यक्ति वो है जो भारतीय भूभाग पर रहने वाला भारतीय नागरिक है, प्लस उसके साथ जो विदेशी रहते हैं वो भी व्यक्ति में आते हैं. तो ये जो आर्टिकल 16 है ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, भारतीय भूभाग पर रहने वाले जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें प्राप्त है. इसमें कह रहा है कि सभी को क्या है, नियुक्ति और रोजगार में अवसर की समानता मिलेगी. सभी को सरकारी नौकरियां हो या नियुक्ति हो, रोजगार हो, उनमें सबको, भारतीय नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा. केवल केवल यहाँ देखिए, हमने आर्टिकल 15 में देखा था, आर्टिकल 14 में हम बातें कर रहे थे कि किस किस आधार पर भेदभाव रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं. यहाँ हम देख रहे हैं कि केवल धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, वंश, जन्म स्थान और निवास स्थान, 7 आधारों की हमने इसमें बात की है कि केवल धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, 5वां वंश, छठा है जन्म स्थान और 7वां है निवास स्थान. इन 7 आधारों पर आप किसी भी भारतीय नागरिक के साथ, किसी भी रोजगार या कार्यालय में किसी भी नागरिक के साथ आप क्या नहीं कर सकते, आप भेदभाव नहीं कर सकते, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. सो आर्टिकल 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके जो 7 आधार हैं आप इसको याद कर लीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और इसी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे. सो आगे कह रहा है कि लोक नियोजन में समता के संबंध में 4 अपवादों की ये बात करता है कि 4 अपवाद कौन कौन से हैं. देखिए, लोक नियोजन में सरकार का ओवरऑल काम क्या होता है. सरकार का जो ओवरऑल काम होता है वो ये चाहती है कि कैसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए. लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, समाज में समानता लेके आना, इक्वालिटी लेकर आना, इसी के लिए सरकार प्रयासरत रहती है. तो इसमें कह रहा है कि लोक नियोजन में समता के संबंध में 4 अपवादों की बात की है. वो कौन कौन से 4 अपवाद हैं. कह रहा है कि संसद, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण
स्थानीय प्राधिकरण कौन कौन से होते हैं, जैसे नगर पालिका, पंचायत, ये सब क्या है, ये स्थानीय प्राधिकरण है। या अन्य प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, वेल, सेल, ये सब क्या है, ये अन्य प्राधिकरण में आता है। मैं नियुक्ति के लिए, इनमें अगर नियुक्ति होती है तो निवास की शर्त, तो निवास की शर्त है उसका उल्लेख कर सकती है। अभी केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसको लागू किया गया है, तो आप याद रखिए। दूसरा कह रहा है कि राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान कर सकती है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जो राज्य सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं होता जिन राज्यों का। देखिए, सरकार नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान कर सकती है, उसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि वो पिछड़ा वर्ग होना चाहिए, पिछड़े वर्ग के लिए ऐसा कर सकती है, नियुक्ति और पदों में आरक्षण ला सकती है। दूसरी शर्त ये होती है, दूसरी शर्त है कि वो राज्य की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए उस पिछड़े वर्ग का, उस पर्टिकुलर वर्ग का, तो सरकार उसके लिए कर सकती। अब देखिए पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग क्या होता है, जब आप बात करेंगे आर्टिकल 340 की, आर्टिकल 340, आर्टिकल 340 में राष्ट्रपति को ये शक्तियां प्राप्त है कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कोई आयोग बना सकता है। उसके बाद वो जो आयोग बनाते हैं राष्ट्रपति, उस आयोग क्या करता है, वो अपनी रिसर्च करेगा, बहुत सारी चीजों को देखेगा, चीजों को ऑब्जर्व करेगा, अपना सैंपल्स लाएगा, सर्वे करेगा। तो उससे क्या होता है, वो एक रिकमेंडेशन देते हैं अपनी कि आप पिछड़ा वर्ग के लिए कैसे कैसे कल्याण का कार्य कर सकते हैं। ये आयोग अपना रिकमेंडेशन देता है, अपनी अनुशंसाएं देता है, और उस रिकमेंडेशन को, उस अनुशंसा को राष्ट्रपति संसद की पटल पर रखते हैं, और वहां से जिस तरह के नियम, जिस तरह के कानून, जिस तरह की विधियां बनानी होती हैं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए, वहां से वो काम शुरू होता है। इस काम के लिए, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है कि नियुक्ति, सरकार नियुक्ति और पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान कर सकती है पिछड़े वर्ग के पक्ष में, अगर उनका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पिछड़ा वर्ग क्या होता है, पिछड़ा वर्ग कौन है, इसकी पहचान कैसे होगी। पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए राष्ट्रपति के पास पावर है, वो 340 के माध्यम से एक आयोग बना सकता है और उस आयोग से कह सकता है कि आप पहचान कीजिए। सो इसी 340 आर्टिकल के जो पावर है, इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले क्या हुआ, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, काका कालेलकर की अध्यक्षता में ये पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। इस आयोग ने अपनी रिकमेंडेशंस दी, इसने रिसर्च की, अपने सैंपल्स तैयार किए, बहुत सारी चीजें लाए, रिपोर्ट्स तैयार की। उस रिपोर्ट्स को उन्होंने राष्ट्रपति को दिखाया, लेकिन राष्ट्रपति ने ये जो रिकमेंडेशंस थी, उसने कहा कि पिछड़े वर्ग का आप किस तरीके से कल्याण कर सकते हैं। जो रिकमेंडेशंस आई, अनुशंसाएं आई वहां से, तो उसको राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। अब जनता पार्टी की सरकार आई 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने एक दूसरा सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, और बीपी मंडल ने क्या की, इसकी अध्यक्षता की। इसको मंडल आयोग भी बोला जाता है, इसको मंडल कमीशन भी बोला जाता है। मंडल आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता में की, तो मंडल आयोग इसको बोला जाता है। इनका क्या काम था, इनका काम था कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनकी पहचान की जाए, उनकी पहचान की बात हुई। इन्होंने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, और उस रिपोर्ट के आधार पर जो इनकी अनुशंसाएं थी, इन्होंने ये बताया कि भारत की जैसी परिस्थितियां हैं, भारत के अंदर जिस तरह के हालात हैं, उन हालातों में, उन परिस्थितियों में हम ये मान सकते हैं कि जो आरक्षण है हम जाति के आधार पर दे सकते हैं। आरक्षण को जाति के आधार पर देने की इन्होंने बात कही कि आरक्षण को हम जाति के आधार पर दे सकते हैं, और 27% जो आरक्षण है, जो सरकारी नौकरियां हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनमें हम 27% आरक्षण दे सकते हैं, 27%। उससे क्या हुआ कि 27% आरक्षण की बात हुई। इस आरक्षण में क्या हुआ कि 1990 में 1990 में बीपी सिंह की सरकार आई, 1990 में बीपी सिंह की सरकार आई, और इन बीपी सिंह की सरकार ने क्या किया कि सरकारी नौकरियों में 27% जो आरक्षण है उसको डिक्लेयर कर दिया।
27% आरक्षण की इन्होंने बात की, उसको डिक्लेयर कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि 27% हमने देखा कि आरक्षण की बात हुई। अब 1991 की जब बात आई, 1991 में पीवी नरसिंहा राव की सरकार आती है, और इस नरसिंहा राव की सरकार में ये कहा जाता है कि ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को क्या करना चाहिए, बेसिकली वो सामान्य वर्ग जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसको 10% तक का आरक्षण हमें दे देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया, इसको डिनाई कर दिया कि नहीं, आप ऐसे सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें 10% आरक्षण नहीं दे सकते हैं। यहाँ इसको मना कर दिया गया। अब हम देखते हैं 2019 आर्थिक आरक्षण जिसका आधार था आर्थिक रूप से पिछड़ापन। 12 जनवरी 2019 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़ा जो सामान्य वर्ग है उसको रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में 10% तक के आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये प्रावधान लाया गया। इस प्रावधान के आधार पर क्या किया गया कि संविधान में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए, आरक्षण की इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में एक नया क्लॉज 6 जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 के क्लॉज 6 में यह बात कही गई, ये राज्यों को शक्तियां दी गई कि राज्यों के पास ये पावर है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो सामान्य वर्ग से आते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ा जो सामान्य वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उसके लिए राज्य कोई विशेष प्रावधान ला सकता है। राज्य सरकारी नौकरियों में 10% तक के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। इस तरह की रिकमेंडेशंस आई। वही बात हुई आर्टिकल 16 के क्लॉज 6 में यह बात कही गई कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा सामान्य वर्ग है उसको आप अधिकतम नियुक्ति और पदों में अधिकतम 10% तक के आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन ध्यातव्य है कि ये जो 10% का आरक्षण है ये SC ST OBC को मिलने वाले 49.5% आरक्षण से अलग है, उसमें ये आरक्षण काउंट नहीं होता है। ये SC ST OBC को मिलने वाले 49.5% आरक्षण से अलग है। तो इस तरह आरक्षण की इसमें बात की गई। तीसरे पॉइंट में कहते हैं कि विधि के अनुरूप किसी एक संस्था, धार्मिक या संप्रदाय से संबंधित या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। धार्मिक आधार पर व्यवस्था उनकी की जा सकती है। चौथा कहता है कि राज्य किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक की नियुक्ति के पक्ष में 10% तक के आरक्षण का प्रावधान करने की उसको अनुमति मिल गई। और ये कब हुआ? ये हुआ 2019 में। 2019 में हमने क्या किया था? 103वां संविधान संशोधन हम लेकर आए थे, और EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको हमने यहाँ पे 10% तक के आरक्षण की बात करी, प्रावधान किया। सरकारी नौकरियों में, पदोन्नति में हमने ये कहा कि शिक्षण संस्थानों में 10% तक के आरक्षण की यहाँ पे हमने बात की। तो ये है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में हमने ये सारी बातें की। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि मंडल आयोग आया, ये सारी चीजें इसमें यहाँ पे कही गई कि इसके साथ साथ हम एक चीज और ये देखेंगे कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस जो हुआ था, उस केस में हम ये बात करते थे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस केस के मंडल के मुद्दे पे, जो आरक्षण के मुद्दे पे उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो समानता की विरोधी नहीं है। आरक्षण का आधार जाति को बनाया जा सकता है। क्रीमी लेयर जैसे जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी जो साधन संपन्न तबके से आते हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है 50%, उसको आप, आरक्षण की जो अधिकतम 50% सीमा है उसका आप उल्लंघन नहीं करेंगे। तो ये सारी बात कब की गई? ये सारी बातें की गई कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये सारी बातें कही। और इसमें कहा कि पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा, बैकलॉग का जो कैरी फॉरवर्ड है वो नहीं होगा, आरक्षण की व्यवस्था का न्यायपूर्ण अवलोकन किया जा सकता है। ये सारी चीजें हैं। न्यायपूर्ण अवलोकन तो ऑब्वियसली किया ही जाता है। इसीलिए जो 10% आरक्षण है ये SC ST OBC को मिलने वाले, SC ST और OBC को मिलने वाला जो आरक्षण है 49.5%, उससे ये अलग है। क्योंकि ये पहले ही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आरक्षण की व्यवस्था 50% से ऊपर ये नहीं होना चाहिए। आरक्षण क्या नहीं होना चाहिए कि आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है आप उसे 50% रखेंगे, इसीलिए इसको अलग रखा गया है। सो दिस इज द आर्टिकल 16।
आर्टिकल 17 में कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी की बात करता है। इसको करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो गाइज, अभी इस लेक्चर में हमने बात की आर्टिकल 16 के बारे में, आरक्षण के बारे में, हमने जाना मंडल आयोग के बारे में। एक चीज और थी, उदारवाद का आरक्षण पे प्रभाव की हम बात कर रहे थे। देखिए, उदारवाद आने से क्या हुआ कि चीजों का प्राइवेटाइजेशन हुआ, संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन हुआ। जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण जो सरकार देती है, बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं सरकारी नौकरियों। जब प्राइवेटाइजेशन भारत में आया, संस्थाओं का निजीकरण हुआ, सरकारी संस्थाओं का भी निजीकरण होने लगा, तो जो सरकारी नौकरियां उस पर्टिकुलर संस्थान में, जैसे पर्टिकुलर ए नाम की कोई संस्था है, वो सरकारी संस्था है, उसमें 27% आरक्षण दे दिया गया। उस 27% आरक्षण में किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए वो दे दिया गया। लेकिन अगर उसका निजीकरण हो जाएगा तो निजीकरण में क्या होगा, वो 27% आरक्षण अलाउड ही नहीं होगा वहां पे। तो इससे क्या हुआ, आरक्षण पर एक विपरीत प्रभाव पड़ा भारत में उदारीकरण आने से। तो दिस इज द फैक्ट कि उदारीकरण आने से कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियां, आरक्षण तो प्रभावित हुआ ही हुआ है। तो दिस इज द आर्टिकल 16 गाइस। आर्टिकल 16 की हमने इसमें बात की। रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए कोजेंट आईएएस के साथ, जुड़े रहिए कोजेंट आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।